तो हम कर रहे थे अपना पंजाब फाइनेंशियल रूल, जिसमें चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे अगला चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ द लोन एंड एडवांसेस के रिगार्डिंग है, जो कि तो सबसे पहले हमने देखना है इसकी सैंक्शन के रिगार्डिंग देखेंगे। 10.1 क्या कहता है, अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे सैंक्शन द लोन एंड एडवांसेस टू प्राइवेट इंडिविजुअल। किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को दिया जा सकता है लोन, किसी लोकल बॉडीज़ को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, फॉर द पर्पस एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफिक इन द फॉलोइंग रूल्स। तो रूल्स में जो कहा गया है उसको फॉलो करते हुए सैंक्शन दी जा सकती है लोन ग्रांट के रिगार्डिंग किसी भी प्राइवेट एम्प्लॉय, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल बॉडीज़ को या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तो सबसे पहले जो है कि एस्टिमेट लगाना होगा आपको, बजट में आप अमाउंट एलोकेट हुआ हो। तो 10.2 क्या कहता है, द प्रोविजन शुड बी मेड इन अ बजट फॉर ऑल द लोन एंड एडवांसेस विच कैन बी फोर्सिंग। तो जो भी आपको लगता है कि एडवांसेस आपने इस साल में लोन्स देने हैं उसका एस्टिमेट लगाएंगे और उसमें बजट एलोकेशन की जाएगी। A timely estimate both of the advances and of the recovery of coming years should therefore be made in accordance with the provision of Punjab Budget Manual। तो हमने लोन की साथ में कितनी रिकवरीज हो जाएंगी उसके अकॉर्डिंग बजट का जो एलोकेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा। इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर लोन और द क्लास ऑफ लोन। तो जिस लोन के लिए जितना रेट प्रिस्क्राइब होगा वो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि जो लोन का डे है जिस दिन आपको ग्रांट हुआ है वो डे इंक्लूडेड होगा, लेकिन जिस दिन रीपेमेंट हुई है वो डे माइनस हो जाएगा, मतलब वो आपकी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगा। अगर शॉर्टर पीरियड है तो नंबर ऑफ डेज, शॉर्टर पीरियड साल से कम का टाइम है, जैसे मान लीजिए 30 डेज ही हुए थे उसका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर रेट आ जाएगी 30 डेज का है तो 365 से डिवाइड कर कर आपके पास क्या आ जाएगा। इसको ईयरली कन्वर्ट किया है जस्ट, और कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पर आपने इंटरेस्ट चार्ज कर लेना है। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट्स। बोरर शुड बी रिक्वायर्ड to adhere strictly to the terms settled for the loan made to them। तो जो भी टर्म्स पर आपको लोन दिया गया है वो आपको पूरी एडहेयर करनी है। मॉडिफिकेशन ऑफ दोज टर्म इन देयर फेवर कैन बी मेड सब्सिक्वेंटली ओनली फॉर द स्पेशल रीज़न। तो अगर उसमें टर्म में मॉडिफिकेशन आ रहा है, कोई स्पेशल रीज़न होगा तभी होगा, अदरवाइज जिस पर ग्रांट किया गया था ओरिजिनल टर्म एंड कंडीशन वही रहेंगी। प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम मेंटेन एट द ट्रेजरी इन कनेक्शन विद रिवेन्यू एडवांसेज। जो भी एडवांसेस रिवेन्यू एडवांसेस होंगे उसका जो मेमोरेंडम है जो ट्रेजरी के पास होगा वो आप उसको करेक्ट मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। इफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑथराइज टू मेक एडवांसेस, जिसको ऑथराइज है जो कि एडवांसेस ग्रांट करता है, डिजायर टू क्वेश्चन द एक्यूरेसी ऑफ प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम ऑफ लोन। तो जो ट्रेजरी के पास मेमोरेंडम बना हुआ है कि कितना लोन आया कितना लोन गया, प्लस और माइनस क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, मतलब इसके पास राइट है कि वो उसकी एक्यूरेसी को जांच करे और जो इसने एडवांसेस ग्रांट किए होंगे उसको उस मेमोरेंडम से चेक कर सकता है। नेक्स्ट आता है इरिकवरेबल लोन एंड एडवांसेस। The competent authority may remit or write of any advance which may be found irrecoverable। competent authority के पास राइट है वो किसी भी को रिमिट करे या राइट ऑफ कर सकती है। सच लोन और एडवांसेज शुड बी डेबिट टू स्टेट रिवेन्यू, क्योंकि अब वो एक पोर्शन अमाउंट हमारा ख़त्म ही हो गया क्योंकि रीपेमेंट तो आने वाली नहीं है, तो स्टेट रिवेन्यू में वो डेबिट हो जाएगा इतना पोर्शन बाय कॉन्ट्रा क्रेडिट टू लोन एंड एडवांसेस अकाउंट कंसर्न। तो लोन एंड एडवांसेस से निकाल कर वो पोर्शन हमने क्या कर देना है, स्टेट के रिवेन्यू में डेबिट कर देना है, क्योंकि वो क्या हो चुका है, रिमिट और राइट ऑफ इसे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है एनुअल रिव्यू। एनुअल रिव्यू क्या है, एक एनुअल रिपोर्ट बनाई जाएगी आउटस्टैंडिंग लोन इन एडवांसेस की, दैट विल बी सबमिटेड बाय एजी फॉर द रिव्यू बाय गवर्नमेंट। तो एनुअल रिपोर्ट भी बनाई जाएगी। अब जर्नल इसमें क्या है, जर्नल आ गया पोर्शन की, कौन से एडवांसेस की जो रीपेमेंट है कब स्टार्ट होगी, कौन से एडवांसेस दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एडवांसेस दिए जा सकते हैं प्लॉट या बिल्डअप एरिया के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए, रीपेमेंट ऑफ प्राइवेट लोन लिया था आपने प्लॉट खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, उसकी रीपेमेंट करना चाहते हैं और लोन आप अपने गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं तो ये लोन भी आपको मिल सकता है। रिपेयर एंड एनलार्जमेंट ऑफ हाउस, purchase of conveyance may be granted in accordance with the term of these rule to all the employee who hold substantive appointment। तो जिसकी अपॉइंटमेंट सब्सटेंटिव है उन्हें ग्रांट किया जा सकता है, लेकिन नीचे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट
इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डजंट होल्ड द सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट, जिसकी सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट नहीं है अंडर द गवर्नमेंट, बट हैज़ रेंडर एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यू सर्विस, तो जिसकी सब्सटेंटिव नहीं है उसे कम से कम 5 साल कॉन्टिन्यू सर्विस हो गया है करते हुए। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, तो जो एक्स सर्विसमैन सिविल उसमें लग जाते हैं जॉब्स में, तो उनकी भी हमने क्या कौन कितने ईयर देखने हैं, वहाँ पर देखने हैं 10 ईयर्स अगर हो गए हैं इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विसेज, तब भी उन्हें लोन क्या क्या किया जा सकता है, ग्रांट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नोट नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एडवांस टू बी रिकवर्ड शुड बी फिक्स्ड इन होल रुपीज़। ठीक है, होल रुपीज़ में आप उसको स्पेसिफाई करेंगे, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट को छोड़कर, वेयर द रिमेनिंग बैलेंस इंक्लूडिंग एनी फ्रैक्शन ऑफ रुपीज शैल बी रिकवर्ड। तो बाकी का सारा अमाउंट क्या करेंगे, यहाँ पर रिकवर कर लेंगे। 10.13a, द रिकवरी ऑफ लोन शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स प्रिस्क्राइब अंडर रूल। जो लोन्स ग्रांट करते हुए आप रूल्स प्रिस्क्राइब किए थे उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, रिकवरी होगी। ठीक है, which loan are sanctioned but the grant of all the advances shall be so regulated that the concerned government employee is able to। तो जब भी आपको एडवांस दिया होगा, आप ये गवर्नमेंट ध्यान रखेगी कि आप कम से कम 40% ऑफ द सैलरी अपने घर लेकर जाएं, क्योंकि जब भी आपको एडवांस दिया जाता है तो आपके पीछे कितना सैलरी का पोर्शन बच जाता है, आप वो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी फैमिली है उसकी भी टेक केयर करनी है, इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखती है। तो यहाँ पर देखिए, द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज एबल टू कैरी द होम अ मिनिमम ऑफ 40% ऑफ ग्रोस सैलरी। तो 40% ग्रोस सैलरी का आप घर लेकर जाएं, ये इंश्योर किया जाएगा। विच शैल इंक्लूड सब्सटेंटिव पे, जब इसके ग्रोस में क्या हमने इंक्लूड किया, सब्सटेंटिव, ऑफिशिएटिंग पे भी आ जाएगी, पर्सनल पे भी आएगी, स्पेशल पे भी इंक्लूड होगी, डियरनेस पे भी होगी, अलाउंसेस भी होंगे इंक्लूडिंग एडिशनल डियरनल अलाउंसेस मिल रहा है, एडहोक रिलीफ है, लोकल कंपनसेटरी अलाउंसेस है। तो ये ग्रॉस निकालते हुए हमने इन सब चीज़ों को ऐड करना है टू अराइव एट द कैरी होम सैलरी, कि घर लेकर जानी है जो सैलरी ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉई, द फॉलोइंग डिडक्शन शुड बी मेड फ्रॉम द ग्रोस सैलरी। तो हमने ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन करनी है, उसके बाद हमने 40% उसका निकाल लेना है। तो हमने डिडक्शन किस किस की करनी है, क्योंकि अब आप देखते हैं पीएफ कटता है, वो भी आपकी ग्रॉस सैलरी में से कट कर जाता है। फिर अगर आपने इनकम टैक्स देना है तो वो भी ऐसा होगा, डिडक्ट होगा। तो इसकी डिडक्शन पहले की जाएगी, वो ये बताना चाह रहे हैं। कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड द प्रोविडेंट फंड एज रिक्वायर्ड बाय रूल्स, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर रिफंड ऑफ एडवांसेज फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर रिफंड ऑफ एडवांस और लोन ऑलरेडी ग्रांटेड अंडर दीज रूल। तो ये है कि आपकी डिडक्शन की जाए। द लास्ट पे सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई अंडर द ट्रांसफर मस्ट स्पेसिफाई द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सच एडवांसेज। अगर ट्रांसफर के टाइम पर आपको लास्ट पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो उसमें भी मेंशन किया जाएगा कि कितना एडवांस पड़ा है, कितना रीपे कर दिया है, ठीक है, और कितना ग्रांट हुआ था विद इंटरेस्ट, क्योंकि अब जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से रिकवरी की जानी है। 10.15 द इंटरेस्ट ऑन एडवांस शैल बी चार्ज एज सच रेट एज फिक्स बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो इंटरेस्ट चल रहा होगा उस टाइम पर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा जिस टाइम लोन ग्रांट किया जाता है। इन केसेस वेयर अंडर द रूल 5.1 पे बिल फॉर अ मंथ आर डिसबर्स बिफोर द एंड ऑफ मंथ। मान लीजिए कि आपकी पे महीने के पहले ही डिसबर्स हो गई है, एन इंस्टॉलमेंट इन रीपेमेंट ऑफ एडवांस रिसीव थ्रू द पे बिल, और आपकी पे बिल से ही क्या होता था, अमाउंट डिडक्ट होता था, विल बी टेकन एज हैविंग बीन रिफंडेड ऑन द फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो हम ये मानकर चलेंगे जो रीपेमेंट की डेट जो फर्स्ट ऑफ द मंथ होती थी वो पहले ही रिसीव हो गई है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि एक आपने एडवांस पेमेंट कर दी और आपकी रीपेमेंट की डेट आ चुकी है। तो हमने जब भी डिसबर्समेंट होगी पहले हो जाती है अगर मंथ पे बिल की, तो वो उसकी एडवांस की भी हम यही मान लेंगे। उसके बाद द इंटरेस्ट शैल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी हो जाएगा, जो लेस देन 50 है इग्नोर करेंगे, ऊपर है 50 के तो उसे क्या कर लेंगे आप, एज ए रूपी उसे कंसीडर कर लिया जाएगा। नोट 2 क्या कहता है, इन केस ऑफ एडवांस इज ड्रोन इज न मोर देन वन इंस्टॉलमेंट। अगर आपको एडवांस एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में आता है, जैसे कि 40,000 आपको मिलना था, 50% पहले मिल गया, एक फिर उसमें कोई कंडीशन लगाई कि आप पहले इसका कुछ दिखाएं, मतलब यूटिलाइजेशन दिखाएं, तब आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट देगी, या किसी भी तरीके से 2 इंस्टॉलमेंट में आया है, 3 में आया है, मतलब मोर देन 1 आया है, तब हमने जो इंटरेस्ट की रेट देखनी है, जब फर्स्ट ग्रांट हुआ था वो लोन, वो इंटरेस्ट की रेट आपके ऊपर लग जाएगी। नेक्स्ट आता है नोट 3,
नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज इन केस ऑफ दोज एडवांसेज विच द गवर्नमेंट में डिसाइड टू ग्रांट द इंटरेस्ट फ्री। तो अगर इंटरेस्ट फ्री लोन ही पहले ही लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट सैंक्शन करने वाली है इंटरेस्ट फ्री लोन देने वाली है, तब वहाँ पर रेट इंटरेस्ट तो बनता ही नहीं लेना, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा। नोट 4 कहता है इन द केसेस वेयर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फाइंड दैट द लोनी हैज़ मिस यूटिलाइज द लोन, जब अब लोन मिला लेकिन मिस यूटिलाइज हो गया है, हैज़ नॉट फुलफिल्ड ऑल और एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ द सैंक्शन, या कोई कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, और हैज़ रिटेन द अमाउंट ऑफ लोन बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड फॉर यूटिलाइजेशन, द penal interest shall be charged at such rate the government may decide। तो जब भी आप मिस यूटिलाइज करते हैं या किसी भी टर्म को फुलफिल नहीं करते हैं, तब आपके ऊपर पीनल इंटरेस्ट लग जाएगा। द टाइप ऑफ इरेगुलरिटी एंड पीनल इंटरेस्ट यहाँ पर बताया भी हुआ है साथ साथ कि अगर आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, द पीनल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन। तो जैसे 9% है इंटरेस्ट की रेट, तो 9% ही आपके ऊपर पीनल इंटरेस्ट भी लगेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, ये तो था मिस यूटिलाइज, मतलब किसी और चीज़ लिया, जिसके लिए लिया उसके लिए यूज़ नहीं किया। दूसरा क्या कहते हैं, कोई और कंडीशन फुलफिल नहीं करते, देन 50% है ये पीनल इंटरेस्ट। इसी तरह से लोन इफ़ द लोनी एम्प्लॉई डज नॉट बाय द प्लॉट और हाउस और एनी मोटर व्हीकल विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, अगर प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में भी नहीं करते, तब भी ये जो 50% इंटरेस्ट की पीनल इंटरेस्ट आपके ऊपर और लग जाएगा। नोट 5 कहता है नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड बियॉन्ड द डेट ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय। डेथ ही हो गई एम्प्लॉय की, तो उसके बाद इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, उसे एक तरह से रिलीफ दिया गया है। नोट 6 कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट विद द ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि डिसबर्सिंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंटरेस्ट की फिक्स की गई है डिसबर्सिंग ऑफिसर की, हु मेक द रिकवरी ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस। तो इंटरेस्ट को देखना भी टीडीओ का काम बन जाता है। उसके नेक्स्ट सेक्शन है हाउस बिल्डिंग एडवांसेस का, जो एडवांसेस फॉर द परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के बारे में बात करेगा। ये क्या कहता है कि जो भी एडवांसेस ग्रांट किए जाएंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, वो 2 इंस्टॉलमेंट में होंगे। फर्स्ट है 50% ऑन मॉर्टगेज, जब आप उस बिल्डिंग जो भी प्लॉट या आप कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं, क्योंकि मॉर्टगेज करना पड़ता है आपको। सेकंड है 50% ऑन कंप्लीशन और प्लीनथ एरिया। तो 2 इंस्टॉलमेंट में अब आपको लोन मिल सकता है। ये वाला लोन वैसे तो पुराने प्रोविज़न हो चुके हैं, अब हाउस बिल्डिंग लोन एडवांसेस ये नहीं मिलते, तो क्योंकि पुराने क्वेश्चंस में हो सकता है आ जाए, तो हम इसको कवर कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा जो इसके लिमिट बताई गई है कि कितना मिलेगा आपको, हाउस बिल्डिंग एडवांस आपको मिल सकता है 110 टाइम ऑफ मंथली बेसिक पे। दूसरा लिमिट क्या है 7 लाख, विच एवर इज़ लेस का जो है आपको HBA मिल सकता है। उसके बाद सीलिंग जो है आपकी, द सीलिंग ऑफ 7 लाख विल आल्सो अप्लाई वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं दोनों, और दोनों ने कंस्ट्रक्शन के लिए हाउस बिल्डिंग लोन लिया है, तो दोनों की जो टोटल लिमिट है वो हमने जॉइंटली देखनी है, 7 लाख होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट भी यही कहता है कि रिकवरी जो होगी वो आपको कितने पीरियड में कवर हो जाएगी, तो 180 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में कवर किया जाएगा। और अगर तो आपकी सैलरी क्या है 9000 से कम है या 9000 तक है, और अदरवाइज 150 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी अगर 9000 से ज़्यादा आपकी जो सैलरी है। उसके बाद है इन ऑर्डर टू सिक्योर द गवर्नमेंट फ्रॉम द लॉस कॉन्सिक्वेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉई डाइंग एंड क्विट द सर्विस। तो देखिए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई डाई हो जाता है या क्विट कर देता है सर्विसेज को, और अभी तक उसने रीपेमेंट नहीं की थी विद इंटरेस्ट, तब इसलिए क्या किया जाता है, आपके हाउस को जो कि जिसके ऊपर आपने लोन लिया है वो मॉर्टगेज किया जाता है गवर्नमेंट के नाम पर। इन ऑर्डर टू सिक्योर द गवर्नमेंट फ्रॉम द लॉस कॉन्सिक्वेंट ऑन द एम्प्लॉई डाइंग एंड क्विटिंग द सर्विसेज बिफोर कंप्लीट रीपेमेंट ऑफ एडवांसेज विद इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन द हाउस सो बिल्ड टुगेदर विद द लैंड इट स्टैंड अपॉन मस्ट बी मॉर्टगेज टू द गवर्नमेंट बाय हुम द मॉर्टगेज विल रिलीज ऑन लिक्विडेशन ऑफ फुल अमाउंट ड्यू। तो उसके बाद क्या है, लिक्विडेशन कर दिया जाएगा और अमाउंट रिकवर हो सकता है। द गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट सेटिस्फाई द सैंक्शनिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग हिज टाइटल टू लैंड, क्योंकि अब लैंड के ऊपर दे रहे हैं आप लोन, तो टाइटल के ऊपर आपका राइट है वो आपको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा।
प्रोवाइडेड दैट वेयर द लैंड ऑन विच द हाउस इज प्रपोज टू बी बिल्ड विद द हेल्प ऑफ एडवांस इज सोली ओन्ड बाय वाइफ ने ओन किया हुआ है, या हस्बैंड ने किया हुआ है, फादर ने किया है, सन ने किया हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो कि लोन ले रहा है, और इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंटली, या फिर जॉइंटली किया हुआ है, तब भी क्या होगा, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, उस ओनर को प्रेजेंट करना पड़ेगा और मॉर्टगेज गवर्नमेंट के नाम करना पड़ेगा और लोन आपको मिल सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द सच लैंड इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंटली विद हिज वाइफ, हर हस्बैंड, फादर, मदर, सन, डॉटर, द एडवांस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी रिलीज ओनली आफ्टर द ओनर ऑफ लैंड हैज executed the mortgage deed. Provided further that if such land is solely owned by wife, इसमें भी वही लिखा हुआ है कि mortgage deed के फॉर्म नंबर बताए हुए हैं यहाँ पर भी, और ऊपर वाले कॉलम में भी यही चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है 7A, the government employee who has obtained the advance from the government may with prior permission of HOD be allowed to create a second charge। अभी हमने बात की कि जब आपने लोन लेना है तो आपको मॉर्टगेज पर चार्ज क्रिएट करना होगा गवर्नमेंट के नाम पर, गवर्नमेंट के फेवर में, लेकिन अगर आप एक लोन लेने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सेकंड चार्ज इसके ऊपर क्रिएट करना पड़े। तो आपको गवर्नमेंट को बताना होगा कि जिस लैंड पर आपको मॉर्टगेज किया गया था, ठीक है, जिस मॉर्टगेज को आपके फेवर में किया गया था उस पर हम अब सेकंड चार्ज क्रिएट करने वाले हैं। और चार्ज कब होगा, जब आप दूसरा लोन ले रहे हैं। दूसरे लोन किससे ले रहे हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, कॉर्पोरेटिंग हाउस फाइनेंस वाले से, ठीक है, पंजाब कोऑपरेटिव फेडरेशन से, पब्लिक कंपनी से, फॉर्म जो कि रजिस्टर है इंडिया के अंदर। तो लेकिन अब यहाँ चार्ज तो क्रिएट हो गया सेकंड, तो चार्ज क्रिएट करने की परमिशन तभी दी जाएगी जो अभी हमने पढ़ा कि जो HBA की लिमिट है 7 लाख वाली, वो वाली जो लिमिट है वो क्रॉस ना हो। प्रोवाइडेड दैट द टोटल अमाउंट ऑफ एडवांस ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द अमाउंट रेज बाय द वे ऑफ लोन फ्रॉम एनी ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेकन टूगेदर शैल नॉट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सीलिंग विच इज़ स्पेसिफाइड इन क्लोज नंबर 4। और 4 क्या कहता है, HBA वाला ही है वो जो 7 लाख की लिमिट्स वाला है। नेक्स्ट आता है एडवांस में आल्सो बी गिवन व्हेन कंसीडर नेसेसरी फॉर द परचेज ऑफ लैंड ऑन विच हाउस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। लैंड पर भी दिया जा सकता है, पहले अभी हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में बात की। इफ अदर कंडीशन ले डाउन इन दिस रूल आर सेटिस्फाई द टोटल अमाउंट ऑफ एडवांस फॉर द परचेज ऑफ लैंड शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल एडवांस एडमिसिबल फॉर कंस्ट्रक्शन। तो अभी तक हम बातें कर रहे थे कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, अब आ जाता है कि लैंड के ऊपर आप एडवांस लेना चाहते हैं। तो जब आप लैंड के ऊपर एडवांस लेंगे तो आपको सिर्फ 25% ऑफ द कंस्ट्रक्शन अमाउंट ही लैंड के ऊपर एडवांस मिल सकता है। दिस एडवांस विल बी गिवन सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द लैंड शुड बी परचेज विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉल ऑफ एडवांस। तो 3 महीने के अंदर आपने लैंड को परचेज करना पड़ेगा। द चार्ज ऑन द स्टैम्प पेपर एंड रजिस्ट्रेशन फी शैल आल्सो बी कंसीडर्ड लेजिमिटेड वैलिड एक्सपेंसेस। जैसे हम कह रहे हैं कि जिस पर्पज़ के लिए आपने खरीदा उसी के लिए ही आपने लोन को यूज़ किया हो, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो स्टैम्प पेपर और रजिस्ट्रेशन पे आपके खर्चे आने वाले हैं वो भी हम इसे मान लेंगे कि इस पर्पज़ के लिए ही इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जो आएगा वो है द रीपेमेंट शैल कमेंस इन केस ऑफ एडवांस टेकन फॉर परचेज ऑफ लैंड ओनली। जब आपने लैंड के लिए लिया है उसके बारे में बता रहे हैं कि कब स्टार्ट होगी रीपेमेंट, फ्रॉम द 8th इशू ऑफ पे। वहाँ 18 था, यहाँ 8th है। एंड द रीपेमेंट इन सच केसेस इन बोथ द केसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 8 ईयर। तो जो लैंड के ऊपर आपने लिया साथ में कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो 8 सालों के अंदर आपने रीपेमेंट को कंप्लीट करना है। तो देखिए इन केस ऑफ एडवांस टेकन फॉर परचेज ऑफ लैंड ओनली रीपेमेंट शैल कमेंस फ्रॉम द 4th इशू ऑफ द पे। तो देखिए लैंड के लिए है देन तो स्टार्ट होगा 4th इशू से। अगर पे आफ्टर द एडवांस इज टेकन इन केस ऑफ एडवांस टेकन फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन दोनों आ जाता है तो 8th से स्टार्ट होगा और ये जो कंप्लीट होगा विद इन 8 ईयर कंप्लीट रीपेमेंट हो जाएगी आपकी। नोट 1 कहता है लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। अब जब लोन लिया जाता है तो श्योरिटी भी होती है। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल कंटिन्यू टिल द हाउस बिल्ड, जब तक हाउस बन नहीं जाता, और परचेज इज मॉर्टगेज विद गवर्नमेंट और टिल द एडवांस टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड विच एवर इज अर्लियर। तो आप मॉर्टगेज ऑलरेडी कर चुके हैं तो श्योरिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। मॉर्टगेज नहीं हुआ तो जब तक रीपेमेंट नहीं होती तब तक आप जो श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट आएगा नोट नंबर 2 है द रीपेमेंट इन दिस केस शैल कमेंस विद 8th इशू। यहाँ पर पहले हम देखेंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो हम
एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस, पहले अभी बात कर ली किसकी, कंस्ट्रक्शन की, फिर खाली लैंड की बात कर ली कि 25% तक आपको लैंड पर मिल सकता है और उसकी रीपेमेंट के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं बना बनाया घर खरीदना है अगर आप, तो यहाँ पर सिर्फ हमें लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए, कब स्टार्ट होगी रीपेमेंट। द रीपेमेंट इन दिस केस शैल कमेंस विद 8th इशू, सिमिलर है 8th इशू ऑफ द पे आफ्टर मंथली इंस्टॉलमेंट एज अ केस में बी रिकवरेबल इन 180 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको वापस देना पड़ेगा ये जो लोन आपने हाउस परचेज करने के लिए लिया है, ठीक है। तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउस परचेज कर रहे हैं तब ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी। रिकवरी इन केस मेंशन इन दिस रूल विल कमेंस फ्रॉम द 8th इशू आफ्टर एडवांस इज ड्रॉन और विल बी रिकवरेबल 180 डे। ये किसके लिए है, देखिए ये है एडवांस फॉर रीपेमेंट ऑफ अ प्राइवेट लोन, सिमिलर है किसके लिए, जब आपने हाउस परचेज किया और अगर आप रीपेमेंट प्राइवेट लोन लिया था हाउस परचेज करने के लिए उसको रीपे करना चाहते हैं और गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं तब भी ये जो एप्लीकेशन है कि 8th इशू पे से और 180 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको दी जाएंगी वो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। अगला एडवांस आता है फॉर रिपेयर और अनलार्जमेंट के लिए, अगर आपने हाउस की रिपेयर अनलार्जमेंट के लिए लिया है लोन तब जो इसकी जो लिमिट है 4th इशू पे से आपका जो एडवांस है वो रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। एडवांस में कितना दिया जा सकता है आपको, 100 मंथ सैलरी और 40,000 विच एवर इज लेस होगा, जो कि उतना अमाउंट ग्रांट हो सकता है, जो कि 100 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपसे रीपेमेंट करवाई जाएगी। 100 इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कहाँ से होगी, जब 4th पे बिल हो जाएगा तब वहाँ से एडवांस की रीपेमेंट आपसे लेनी स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन केस ऑफ दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर नियरली ऑन रिटायरमेंट, तो जो रिटायरमेंट पे है हमने उनकी मंथली अमाउंट ऐसे फिक्स करनी है कि रिटायरमेंट से पहले जो उनका ड्यू अमाउंट है वो क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, आगे आने वाले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से हमारा जो ये 10th चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।